ना, कल हमने जीन पियाजे डिस्कस, जीन पियाजे हमारा चल रहा था। जीन पियाजे में हमने कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव थ्योरी या कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल शेयर कर रही हूँ, देखना। चलिए, तो इन्होंने टोटल जो स्टेजेस दी थी वो थी 4। सबको विजिबल होगा स्क्रीन। टोटल स्टेजेस कितनी थी? 4 स्टेजेस थी इनकी। पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज हो गई हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड हो गई हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे सबका एज भी दिया हुआ है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अब जैसे कि हमने डेवलपमेंट भी पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ा था, तो सेंसरी मोटर स्टेज हमारा कौन सी वाली स्टेज में आएगा? इन्फेंसी में आएगा, है ना। इन्फेंसी की एज में ही हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है। प्री ऑपरेशनल किस में नजर आ रहा है? अर्ली चाइल्डहुड में नजर आ रहा है। कॉन्क्रीट हमारा किस में नजर आ रहा है? बताओ, 7 से 11 साल। बताओ बताओ। लेटर चाइल्डहुड। और फॉर्मल किस में आ जाएगा? एडोलेसेंस। समझ आया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। हटा दो ये वाला पेज। ठीक। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज होता क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। सेंसरी मोटर मतलब ये जो पहली स्टेज है, इसमें बच्चा जो लर्निंग करेगा सबसे ज्यादा उस लर्निंग में वो अपने सेंसेस को यूज करेगा। जैसे आईज हुआ, ईयर्स हुआ, नोज हुआ, साथ के साथ अपने हाथ पैरों का भी प्रयोग करेगा चीजों को सीखने के लिए। तो इसमें फटाफट लिख लो, इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चों की इंद्रियां सक्रिय हो जाती है सीखने में। दूसरा, इसमें ना बच्चा सहज क्रियाएं करता है। सहज क्रियाएं मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। कोई मुझे बताएगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जिसको सीखा नहीं जाता। ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो सीख कर नहीं करता, और ये इनेट होते हैं। जैसे कि आंखों को जब जबाना, उसको किसी ने सिखाया है? नहीं सिखाया। इसके अलावा स्माइल करना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। रोना, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जैसे रोना हुआ, आईज ब्लिंकिंग हुआ, तो यहाँ पे पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो ब्लैंक नहीं होता, बच्चे के पास इनेट एबिलिटी होती है सीखने की, जिसमें से नाम दिया रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कुछ समय तक सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही करता है। ठीक है, इसके बाद पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की नॉलेज डेवलप हो जाती है। देखो ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व का देखो क्या मतलब होता है, ये लिख लो, वस्तु स्थायित्व। देखो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चा ना छुपी हुई चीजों को भी ढूंढना शुरू कर देता है, उन चीजों को भी समझना शुरू कर देता है जो उसको दिखाई या सुनाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसका कोई टॉय है, और वो टॉय उसको रात को तो उसके पास था, अब सुबह नहीं है, तो वो उस टॉय को ढूंढना शुरू कर देगा। तो क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? हमारी एबिलिटी है जिसमें बच्चा क्या समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट विजिबल, कि वस्तुएं हमारे आसपास ही हैं बेशक वो दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, ये आफ्टर 18 मंथ्स बच्चे में डेवलप होता है। अब आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना, मान लो आपके घर में 10 महीने का बच्चा है,
और उसके पास आपका गाड़ी का चाबी है। अब आपको पता है कि इससे अगर मैं की लूंगा तो ये रोएगा, तो आप क्या करते हो, उससे चाबी लेकर उसको कोई और खिलौना दे देते हो, तो बच्चे सोचते हैं हाँ वो चाबी आपके पास नहीं है, गुम गई। लेकिन 18 महीने में आपने उससे चाबी ले ली और कोई और टॉय दोगे ना, तो बच्चा उस चाबी चाबी को ही ढूंढेगा कि नहीं वही चाबी चाहिए मुझे। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम हम्म। मैम हम ये किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। हाँ हाँ, प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा हम। पियाजे की थ्योरी क्या होता है? पियाजे एक पर्सन है, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनकी एक थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके ओके। ठीक। कोई बच्चा पेज नंबर बता दो इनको, किसी को अगर पेज नंबर पता है तो इनको बता दो, मैम टेक्स्ट में 15। देखो मिल जाएगा। 15। 15। एक्सक्यूज मी वन मैम। 115। हाँ जी। मैम जो ये आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला है, इसका आपने बोला है आफ्टर 18 मंथ्स ये होता है हम्म। ऑब्जेक्ट परमानेंस। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब है स्टेज 2। लगभग 1.5 साल तक आते आते बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस बेसिकली आ जाता है। अब स्टेज 2 का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं समझाऊंगी। मैम कौन सी बुक में ये पेज नंबर 115 है? 115 नहीं, 15। 16। हाँ जी। बुक कौन सी है? चाइल्डहुड ग्रोइंग अप। पेपर 1 में है, उसमें दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ओके। मिल गया चाइल्डहुड जो आपका बुक है पेपर 1 उसमें दिया हुआ है ये। चलिए कंटिन्यू करें आगे। बेटा चलिए स्टार्ट करें। लिख लिया सबने? जो बच्चा कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया था वो ध्यान से सुनो। ये जो थ्योरी है ना ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है अलग अलग स्टेजेस में अपने कैसे थॉट्स को डेवलप कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ना बच्चे के जो बिहेवियर में उसके जो थॉट्स काम करते हैं हम उन थॉट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो दूसरी स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज है 2 से 7 साल। इसको 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले का नाम है प्री कंसेप्चुअल और दूसरे का नाम है इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल को हम कहते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, और इंट्यूटिव को हम कहते हैं अंतःदर्शी अवस्था। अंतःदर्शी अवस्था। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री कंसेप्चुअल में पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा क्या करता है, बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है। देखो सिंबॉलिक प्ले क्या होता है थोड़ा सा समझना है आपको। कभी बचपन में आपने टीचर टीचर वाला गेम खेला है? डॉक्टर डॉक्टर टीचर टीचर, आप नकली के डॉक्टर बन जाते थे जब आप छोटे थे, या आपके घर में बच्चे करते होंगे ऐसा। क्या याद है वो वाला गेम? प्रिटेंड, इसको हम यस। प्रिटेंड गेम भी कहते हैं, कि प्रिटेंड करना कि हम उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वही चीजें करते हैं कि वो कोई कैरेक्टर बन जाते हैं, या फिर मान लीजिए रिमोट को उठाएंगे, मोबाइल फोन बना लेंगे, पेपर को फोल्ड करेंगे, दूरबीन बना लेते हैं। इसको कहा जाता है सिंबॉलिक प्ले। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज करके अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है एनिमिज्म। देखो एनिमिज्म का मतलब होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। वो अपनी डॉल को भी लिविंग समझता है, इसलिए उसको कपड़े चेंज करना, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना छोटे बच्चे करते हैं ना। एनिमिज्म का मतलब हो गया
कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अपने डॉल को खाना खिलाएगा, सुलाएगा, नहलाएगा, है ना, अगर वो गिर जाएगी तो उसको मेडिसिन लगाएगा, बैंडेज बांधेगा, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा एनिमिज्म। तो 4 साल के बच्चे को लगता है कि उसकी डॉल भी लिविंग है। सूरज मामा और सूरज चाचा जो भी उसको वो बोलता होगा, चंदा मामा, उसको वो लिविंग लगते हैं कि मेरे साथ मूव हो रहे हैं, मतलब ये लिविंग है। अबे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, घर में इस एज के बच्चे हैं किसी के? यस मैम। जिद्दी है वो? यस मैम। या वो स्टबबॉर्न बहुत है? बहुत। बहुत मैम। मैम छोटे बच्चे तो जिद्दी ही होते हैं मोस्टली। ये कोई टॉय चाहिए तो चाहिए, है ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। यस मैम। अब प्याजे यस कहते मैम। हैं क्यों करता है, क्योंकि उसका जो थॉट है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक का मतलब हो गया सेल्फ सेंटर्ड। उसके जो थॉट्स हैं अभी सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब वो स्वयं के विचारों को प्राथमिकता दे रहा है, दूसरों के विचारों को अपनाने में असमर्थ है। ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही विचारों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जिसकी वजह से जो इसका व्यवहार है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, स्टबबोर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। तो प्याजे ने उसके इस व्यवहार के पीछे क्या थॉट बताया, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। मतलब उसने कहा कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, तो वो अपने ही थॉट्स को कह रहा है कि भी थॉट्स पे रिजिड है कि मुझे ये टॉय ही चाहिए। आप कहोगे पैसे नहीं है, टॉय बेकार है, अच्छा नहीं है, उसको वो चीज नहीं समझ आएगी, वो अपने ही थॉट्स पे अडिग रह जाता है, उसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ईगोसेंट्रिक थॉट समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। यस मैम। मैम समझ आ गया है, पर आप एक बार लाइन को रिपीट कर देंगे प्लीज? आ, ये ईगोसेंट्रिक वाला यस मैम, यस मैम। इंग्लिश में, हिंदी में? मैम इन हिंदी। अच्छा, बालक लिख लो। बालक अपने विचारों को प्राथमिकता देता है, दूसरों के विचारों को अपनाने में असमर्थ होता है। हो गया मैम। डन। बढ़े आगे। अरे यस म्यूट मैम। करो, टेलीविजन लगाकर बैठा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ईगोसेंट्रिक स्पीच। 4 पॉइंट देखो, ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है। मृत्युंजय प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बेटा सेल्फ टॉक। छोटे बच्चे देखे हैं खिलौनों के साथ खेलते खेलते अपने आप से बातें करते हैं। यस मैम। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब हो गया स्वयं से बात करना। स्वयं से बातें करना, है ना। अब सेल्फ टॉक बच्चा क्या करता है, अपने आप से बातें करता है। अब प्याजे कहते हैं वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को गाइडेंस दे रहा है, दैट्स वाई। तो खुद से बात करना ओवर्ट वे में। ओवर्ट का मतलब हो गया बोल बोलकर खुद से बातें करना। लिख लिया, आगे बढ़े। यस मैम। तो हमने अभी प्री कंसेप्चुअल समझा। ठीक है, चालू है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इंट्यूटिव स्टेज पे आ जाते हैं। देखो इंट्यूटिव स्टेज क्या होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना दो अलग अलग घटनाओं के बीच में इलॉजिकल रिलेशन बना देते हैं इसमें। तो लिखो अ चाइल्ड मेक illogical relation between two separate events। हिंदी में लिखो, बालक दो अलग अलग घटनाओं में, दो अलग अलग घटनाओं में बेतर्क का बेतर्क का संबंध बनाता है, बेतर्क का संबंध बनाता है। चुप रहो। म्यूट कर लो भाई। हेलो मैम। हम्म। मैम मैम एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा रिज्वाइन करूं? हाँ हाँ, दोबारा कर लो ज्वाइन, कोई इशू नहीं ओके है। मैम। चलिए लिख लिया ये। अब देखो इसका मतलब क्या है। ट्रांसडक्टिव का मतलब हो गया जब बच्चा दो अलग अलग इलॉजिकल चीजों में रिलेशन बना देता है। अब ये तो आप भी करते हो, अब थोड़ा सा एग्जांपल देकर बता रही हूँ। मान लो आपने क्रिकेट मैच देख रहे हो और इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ना इंडिया को जीतने के लिए क्या चाहिए, इंडिया को जीतने के लिए दो ही रन चाहिए, लास्ट बॉल रहती है, इतने में आपका कोई कजन घर में आया और इंडिया का वो प्लेयर आउट हो गया, तो आप क्या कहोगे उसको? तू आ गया इसलिए आउट हो गया। सारा का सारा ब्लेम उसको कर दोगे ना। यस लेकिन मैम। उस बेचारे के आने में और वहां अफ्रीका में मैच हो रहा है, उसमें कोई रिलेशन था? नो। लेकिन आपने बना दिया। इसी को कहा जाता है ट्रांसडक्टिव। छोटे बच्चे भी यही करते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, आप फोन पे बात कर रहे हो तो बच्चे कहते हैं अरे फोन पे बात मत करो, मेरा गेम खराब हो रहा है। ठीक यस है। मैम। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, वो ये कहेंगे कि बादल पता है इतने सफेद क्यों है, क्योंकि किसी ने उनको कलर कर दिया है। तो दो चीजों के बीच में लॉजिकल रिलेशन बनाएगा। अगला है सेंट्रेशन इन थिंकिंग। सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना, उसको हम कहते हैं सेंट्रेशन। फटाफट लिख लो, समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। लिखा, समझाऊं? यस अब ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को। देखो मान लो आपने बच्चे के सामने दो ग्लास दिखाए, इस एज के बच्चे के सामने दोनों ग्लासेस इक्वल साइज के थे और दोनों ग्लासेस में आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक डाला। ठीक है। अब आपने क्या किया, एक गिलास की जो कोल्ड ड्रिंक थी वो सारी की सारी आपने कटोरी में पलट दी। अब बच्चे से पूछा ए और बी बताओ किसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है, तो बच्चा किसमें ज्यादा बताएगा? ग्लास में। ग्लास में। एग्जैक्टली exactly। अच्छा आपसे पूछूं बताओ किसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है, आप किसमें बताओगे? ग्लास में, क्योंकि मैम ग्लास में वो दिखाई दे रहा है और बाउल में वो फैल गया है इसलिए। आपके हिसाब से कोल्ड ड्रिंक किसमें ज्यादा है? मैम दोनों में इक्वल है, क्योंकि इक्वल पता तो है। चल नहीं रहा। लेकिन ये जो बच्चा है 4 से 7 साल का, वो कहेगा ए में ज्यादा है। रीजन, उसका मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है? ग्लास के साइज ऊपर। ऑफ ग्लास। इसी को कहा जाता है सेंट्रेशन इन थिंकिंग। बच्चे में लॉजिक की कमी होती है, बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता, उसका मेन फोकस रहता है किसी एक ही चीज के ऊपर। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। बच्चे के थॉट में डिसेंट्रेशन डेवलप नहीं होता है, वो हमारा थर्ड स्टेज में आएगा। बच्चे में कंजर्वेशन डेवलप नहीं होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप
किसी भी तरह के साइज को चेंज कर दो, शेप को चेंज कर दो किसी भी कंटेनर के, लेकिन इनर क्वालिटी विल रिमेन सेम। जो मान लो अब अगर आप किसी बर्तन में 1 लीटर पानी डालते हो और वही 1 लीटर पानी आप किसी और बर्तन में डालोगे तो पानी की मात्रा नहीं बदलेगी, पानी उतना ही रहेगा। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप नहीं होती, लैकिंग होती है। हटा रही हूं मैं इस फाइल को। अब है क्लासिफिकेशन। इसमें बच्चा चीजों में क्लासिफाई नहीं कर पाता। क्लासिफाई मतलब यहाँ पे बच्चे के लिए बटरफ्लाई भी क्या होगी, बर्ड होगी। बताओ बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। तितली, हाँ। इंसेक्ट होती है। इंसेक्ट में काउंट करते हैं ना, लेकिन बच्चा इसको किस में रखेगा? एवीज में काउंट करेगा, बर्ड में काउंट करेगा, क्योंकि वो क्योंकि कैटेगराइज मैम नहीं करता को फीचर्स की भी। लगता है कि जितने भी उड़ने वाली चीजें हैं वो सारी बर्ड्स ही होती हैं। बर्ड्स ही है, हाँ। अब 6 पॉइंट बोलता है इरिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग, मेरी चिंतन में अपलटीकरण। बच्चा पलटीकरण नहीं कर पाता, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब आप कहो 6 5, कहेगा नहीं 5 6 के बाद तो 7 होता है। वो रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाएगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या साहब मजलिस में बैठे हुए हैं क्या? म्यूट कर लिया कीजिए। आप लोगों को पता है कि आप अपने घर की बात यहाँ पे सबके सामने कर रहे होते हैं। अभी ना मैम थर्ड वाला पॉइंट समझा दिया आपने, विकेंद्रीकरण की समस्या? हाँ, अभी एक सेकंड, मैं जरा किसी बच्चे का अनम्यूट हो रखा है, उसको म्यूट कर दूं। हाँ, विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही समय में अलग अलग पक्षों पे ध्यान देना, जो कि बच्चा यहाँ पे नहीं दे पाता। यस मैम। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। विजिबल है सबको? इसको फटाफट लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो। ये थर्ड स्टेज में ये सारे के सारे इस तरह के थॉट्स डेवलप होते हैं। जब नोट डाउन हो तो बता देना। हो गया? लिख लिया सबने? ओके, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसटिविटी। देखो ट्रांसटिविटी क्या होता है। ट्रांसटिविटी का सिंपल सा मतलब है कि बच्चा ना अलग अलग चीजों में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। तो इट इज अ एबिलिटी टू मेक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। भी अलग अलग संप्रत्यों में बच्चा संबंध बनाने में सक्षम हो जाता है। लिख लो, विभिन्न संप्रत्यों में बालक संबंध बना पाता है। मैं इसके उदाहरण देकर समझा रही हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन। मोहन के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है नरेश। ठीक है। अब सुरेश की 2 बहनें हैं, सीता और गीता। अब यहाँ पे ना 2 बच्चे हैं, एक है स्टेज 2 का बच्चा
जिसकी एज है 2 से 7 साल। एक है स्टेज 3 का बच्चा जिसका एज है 7 से 11 साल। अब दोनों से पूछा, बताओ नरेश की कितनी बहनें होंगी। अब जो स्टेज 2 का बच्चा है वो कहेगा, अरे नरेश की तो कोई बहन ही नहीं है, आपने तो कहा सुरेश की बहन है। लेकिन जो हमारा स्टेज 3 है ना, 7 से 11 साल का बच्चा, वो कहेगा नरेश की भी 2 बहनें होंगी, क्योंकि दोनों में एक रिलेशन है, दोनों क्या है, ब्रदर है ना, भाई है। तो यहाँ पे देखा गया कि बच्चों में जो ट्रांसटिविटी आती है ना, चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढना, वो आती है हमारी 7 से 11 साल में। आया सबको समझ? यस मैम। हम्म। अब इसका हम एक और आ, example हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के पास, मान लो भी 3 पेंसिल्स हैं, ए, बी और सी। अब इन्होंने कहा कि जो ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। बी, ए जो पेंसिल है वो बी से बड़ी है, और बी है वो बी सी से बड़ी है। तो उसको अपने आप ही उसने रिलेशन बना लिया कि भी ए जो है वो सी से भी बड़ी ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ी कौन सी है, ए है। इसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांसटिविटी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि स्टेज 2 में डिसेंट्रेशन डेवलप नहीं हुआ था, यहां डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना। समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना, लिख लीजिए। समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना, लिख लिया? हटा रही हूं मैं इसको। यस मैम। अब तीसरा पॉइंट है हमारे उसमें, कंजर्वेशन क्या होता है। देखो कंजर्वेशन, ओपन कर रही हूं, देखना ध्यान से। चलिए, ये फाइल विजिबल है? हिंदी चिंतन संरक्षण। करण का ही पॉइंट है ये। किसका? विकेंद्रीकरण विचार। केंद्रीकरण हमने कर लिया। अब अगला जो पॉइंट था ना, कंजर्वेशन, उसको हम पढ़ रहे हैं। संरक्षण, तो संरक्षण तार्किक चिंतन से संबंधित है। लॉजिक को हम कंजर्वेशन कहते हैं। देखो, ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। इसमें बालक यह समझ विकसित कर लेता है कि वस्तुओं के भौतिक बदलाव से या बाहरी बदलाव से उसके परिवर्तन नहीं पड़ता। देख लीजिए।
लिख लिया सबने? समझाऊं अब आगे? यस मैम। देखो, बहुत ध्यान से समझना। अब इन्होंने ना कंजर्वेशन को समझाने के लिए 7 टास्क कंडक्ट किए, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के बच्चों के साथ। वो टास्क मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, फिर इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। उन टास्क का नाम था बेटा ये। कितने टास्क कंडक्ट किए थे? टास्क मतलब एक्टिविटीज करवाई, समझने के लिए कि भी बच्चों में ये तार्किक चिंतन कौन सी स्टेज में डेवलप होता है। तो पहले करवाया संख्या का, फिर करवाया लंबाई, फिर करवाया तरल, फिर द्रव्यमान, फिर क्षेत्रफल, भार, और और वॉल्यूम को आयतन। ठीक है, ये लिख लो। ये 7 हमारे कंजर्वेशन टास्क थे। अब एक इमेज दिखाऊंगी, ध्यान से समझना कि कंजर्वेशन टास्क इन्होंने कंडक्ट कैसे किए। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, आई थिंक ये थोड़ा अच्छे से विजिबल हो गया होगा। विजिबल है? यस मैम। देखो, पहला टास्क हो गया, क्या लिखा हुआ है? नंबर। दूसरा लेंथ, तीसरा लिक्विड, चौथा है मास का, फोर्थ है एरिया, आपका फिफ्थ है एरिया, सिक्स हो गया वेट, एंड सेवेंथ हो गया हमारा वॉल्यूम। ये है ओरिजिनल प्रेजेंटेशन। फिर पियाजे ने क्या किया, उनकी प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस किए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया रूपांतरण, परिवर्तन करना। तो नंबर का मतलब पहले उन्होंने डॉट्स डॉट्स इस तरह से रिप्रेजेंट किए, फिर डॉट्स को ना इस तरह से फैलाकर रिप्रेजेंट किया, और बच्चे से पूछा बताओ किसमें नंबर ज्यादा है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3, इन दोनों के बच्चों से पूछा। स्टेज 2 वाले ने किसमें ज्यादा बताए होंगे? जो ए या बी? मैंने ए और बी नाम दे दिया। बी। बी में, बी क्योंकि में, देख क्योंकि मैम वो ज्यादा। ज्यादा दिख रहा है। हाँ, लेकिन स्टेज 3 वाले ने लॉजिक लगाया, उसने ना इनको यहाँ तक समझ आया? इसी तरह से लेंथ को यहाँ पे दिखाई, और उन्हीं लाइंस को कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर बच्चों से पूछा सेकंड स्टेज के, बताओ किसमें ज्यादा लंबी लाइन है। सेकंड वाले ने कहा बी में ज्यादा लंबी लाइन है, क्योंकि देखने में लंबी लग रही है। स्टेज 3 वाला कहता है कि उसको आपने प्रेजेंट अलग तरीके से किया, लेकिन दोनों बराबर है। आया समझ? इसी तरह से लिक्विड यस वाला मैम। टास्क है, जो मैंने आपको बताया था। बराबर मात्रा में ग्लास लिया, फिर एक ग्लास का पानी थोड़े चौड़े मुंह वाले बर्तन में डाल दिया। स्टेज 2 वाला कहेगा इसमें ज्यादा है, स्टेज 3 वाला कहेगा दोनों बराबर है। इसी तरह से द्रव्यमान। अब आपके पास क्ले है, क्ले को आप किसी भी शेप में प्रेस कर दो, क्ले का यस अमाउंट मैम। ज्यादा नहीं होगा ना? नो। यस। यहाँ पे उसके सामने क्ले को ऐसे प्रेस कर दिया, उसको लगा इसमें ज्यादा, ये वाली क्ले कम हो गई। क्योंकि उसका ये शेप चेंज हो गया है। स्टेज वाला, स्टेज थर्ड का आएगा, दोनों बराबर है। ऐसे एरिया, ग्लास है, दूर फैला दिया। स्टेज 2 वाला कहेगा इससे ज्यादा है, स्टेज 3 वाला कहेगा दोनों बराबर है। ऐसे भार में, अच्छा एक चीज बताओ, 1 किलो एप्पल और 1 किलो कॉटन, दोनों में से कौन सा भारी होगा? इक्वल। मैम जब दोनों ही 1 किलो है तब बोथ आर इक्वल। एग्जैक्टली exactly ना, लेकिन यहाँ पे स्टेज 2 वाला कहेगा एप्पल भारी होगा, कॉटन एप्पल उसका। भारी है। यस मैम, कॉटन, क्योंकि उसका वेट ज्यादा नहीं होता। हाँ, उसको लगेगा। इसीलिए बच्चे टेडी बेयर कितना भी भारी हो उठा लेते हैं। आप उसको कुछ सामान दो, उनको लगता है बहुत भारी है। यस। इसी तरह से यहाँ पे देखो, वॉल्यूम का था, वो ग्लास में इन्होंने क्या रखा, क्ले डाल दिया, पानी और क्ले बाहर निकाल दिया, तो इसका पानी कम हो गया। इसमें उतना ही है, पूछा बताओ किसमें पानी ज्यादा है। स्टेज 2 वाला कहेगा इसमें, स्टेज 3 वाला कहेगा बोथ आर इक्वल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो कंजर्वेशन होता है वो थर्ड स्टेज के बच्चों में डेवलप होता है। यस मैम। आगे समझ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अभी जो आपने स्क्रीन शेयर की थी वो वाली पिक्चर आप एक बार रिपीट दिखा सकते हैं? मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकंड, मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी।
ये लो। हो गया मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। अभी वैसे भी क्लास एंड होने वाली है, वी हैव लेस देन 2 मिनट्स। तो जब क्लास एंड होगी तो आपको बिल्कुल 10 मिनट के बाद उसको दोबारा से ज्वाइन करना है। तो आई होप ये क्लास एंड हो जाएगी 1:24 पे, तो आपको कब ज्वाइन करना है? 1:34 पे ज्वाइन करना है, ठीक है? मैं दोबारा से ओके बता मैम। रही हूँ, 1:34 पे दोबारा से ज्वाइन करना है। 1:34 या 35 तक ही ज्वाइन हो पाएगी, 35 पे दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है बच्चों? ओके। ओके।